इस दुनिया की ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई हैं जो कोई उम्मीद न होने के बावजूद अपने प्रयास में लगे रहे। इसलिए प्रयास करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए। आपके जो सपने हैं वे जरूर सच होंगे। Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020 जहां पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी important current affairs हैं from June 2019 to April 2020. Right now we are covering अक्टूबर के करंट अफेयर्स. दिस इज आवर लेक्चर नंबर 25. आपको अगर और लेक्चर्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. आप वहां पर सारे जितने भी लेक्चर्स हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, उनको देख सकते हैं एंड अपनी करंट अफेयर्स की जो रिवीजन है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. But before that, if you are planning to move to Unacademy Plus subscription, do not forget हमारा डिस्काउंट कोड STUDYIAS STUDYIAS यूज कर आपको मिल सकता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट. तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट लीजिए और Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन लीजिए और अच्छे अच्छे टीचर्स, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट टीचर्स की गाइडेंस लीजिए. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल इन सब के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वी आर ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू. स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज मोजाइक एंड आर्कटिक ऑब्जर्वेटरी. देखिए, मोजाइक और आर्कटिक क्या है, उन दोनों का क्या संबंध है, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है जो कि हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है. बट उससे थोड़ा अलग भी हम पढ़ेंगे. वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आर्कटिक में इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन क्यों बढ़ रहा है, क्यों नए नए इनिशिएटिव लेकर आए जा रहे हैं. तो ये जो मोजाइक है, इसकी सबसे पहले आप फुल फॉर्म देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट. देखिए, इतना बड़ा याद करना तो थोड़ा हार्ड है. आप सिंपली याद कर सकते हैं AIC से, यानी आर्कटिक क्लाइमेट. तो ये एक इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपीडिशन है टू स्टडी द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट कपल द आर्कटिक एटमॉस्फेयर, सी आइस, ओशन एंड इकोसिस्टम. ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. ये है आर्कटिक एटमॉस्फेयर या आर्कटिक की जगह, ठीक है. वहां पर आपको सी आइस देखने को मिल जाएगी, जो कि हमें देखने को मिल रही है कि इन कुछ सालों में बहुत तेजी से कम हो रही है. जो आइस शीट है, जो आइस की जो बेल्ट है, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रही है. ये कहीं ना कहीं हम अगर अपने हिसाब से देखें तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल पाएंगी. हम एक्सप्लोर कर पाएंगे कि आर्कटिक की जगह पर हमें और क्या क्या मिल सकता है. हो सकता है हमें नए मिनरल्स फाउंड हो जाएं या कुछ नई चीज़ मिल जाए, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिल जाए, ठीक है. तो इन सब चीज़ों को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, जो कि मोजाइक करने वाला है, तभी हमें पता चलेगा कि आर्कटिक के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है. बट अगर हम इन्वायरमेंट के बेसिस पर देखें तो आर्कटिक की जो आइस मेल्ट कर रही है, ये हमें पता है ड्यू टू नेचुरल रीजंस कम, ऑर्थोपेजेनिक रीजंस की वजह से ज़्यादा कर रही है, विच कैन बी वेरी डेंजरस फॉर अस. मोजाइक एक फर्स्ट ईयर राउंड एक्सपीडिशन है अराउंड द सेंट्रल आर्कटिक, एक्सप्लोरिंग द आर्कटिक क्लाइमेट सिस्टम, ठीक है. तो ये आर्कटिक का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेगा. ये आप देख सकते हैं, ऐसे ये ऑब्जर्व करने वाला है. द जर्मन रिसर्च आइस ब्रेकर पोलास्टेम विल बी एट द हार्ट ऑफ एक्सपीडिशन. ओके, फिर उसके बाद ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन एटलीस्ट 3 रिसर्च एयरक्राफ्ट विल बी डिप्लॉयड, ठीक है. 3 रिसर्च एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल होगा. सराउंडिंग पोलरस्टर्न a several kilometer wide network of monitoring stations will be set up. ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारे टेंट ये होंगे मॉनिटरिंग स्टेशंस, जो कि देखेंगे कि कैसे वर्किंग हो रही है. 4 icebreakers from Russia, China and Sweden will resupply the expedition with the fuel and exchange personnel. ठीक है, तो ये इसलिए है कि फ्यूल वगैरह प्रोवाइड होता रहे. ऐसे ये पूरा मैकेनिज्म वर्क करने वाला है और आर्कटिक को ऑब्जर्व करने वाला है. During the year-round operation of research, the distributed regional network of observational sites will be set up on the sea ice surrounding the ship. Icebreaker RV Polarstern. अभी हमने बात करी IV Polarstern की कि कैसे वो वर्क करेगा. The Icebreaker is a German research vessel. ये एक जर्मन रिसर्च वेसल है, मेनली टू रिसर्च इन आर्कटिक एज वेल एज एंटार्क्टिका रीजन. ओके, तो ये जो ठंडे इलाके हैं जो एक्सट्रीम पोल्स पे देखने को मिलते हैं, उनकी रिसर्च के लिए बनाया गया है स्पेसिफिकली.
मोजाइक की अगर हम बात करें, इट विल कंट्रीब्यूट टू इनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजनल लेवल पे हम अंडरस्टैंड कर सकें, ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज देख सकें आर्कटिक क्लाइमेट के, कि जो हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिलेंगे। सी आइस लॉस हो रहा है बहुत ही तेज़ी से, क्या वो जो चीज़ है, ये जो फिनोमिना है, ये इम्प्रूव करेगा वेदर को एंड क्लाइमेट प्रिडिक्शंस को, ये सब चीज़ हम इसमें देखेंगे। The project has been designed by international consortium of leading polar research institutions under the umbrella of International Arctic Science Committee. Okay, now let's move on to the next topic, that is geotail. इसको हम बहुत ही एक्सटेंसिव रूप से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हर जगह था, यह हर न्यूज़पेपर में आया, क्योंकि चंद्रयान 2 के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि व्हाट इज़ जियोटेल, बट बहुत ही अच्छे तरीके से हर जगह नहीं समझाया गया कि जियोटेल है क्या। तो यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जियोटेल कैसे फॉर्म होता है और हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इसको डिस्कशन में क्यों ले रहे हैं। हमारा जो चंद्रयान 2 है उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था क्लास चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। उसने डिटेक्ट किया चार्ज पार्टिकल्स को प्रेजेंट ऑन द मून सॉइल। ठीक है, मून के आसपास जब वो गया उसने चार्ज पार्टिकल्स को देखा, डिटेक्ट किया ड्यूरिंग द ऑर्बिटर्स पैसेज थ्रू द जियोटेल। जब वो जियोटेल के पैसेज में था मून, उस टाइम पर इन्होंने चार्ज पार्टिकल्स उसमें डिटेक्ट किए। अकॉर्डिंग टू इसरो, द इंटेंसिटी ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स बिलीव टू बी मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स चेंज्ड एज मच एज 10 टाइम्स द लेवल आउटसाइड द जियोटेल। ठीक है, तो हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए समझना जरूरी है कि जियोटेल क्या है। चलिए इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि जियोटेल होता क्या है। ये आप देख रहे हैं हमारी प्यारी प्यारी अर्थ के अराउंड ये जो आपको रिंग्स देखने को मिल रही हैं, ये होती है जियो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये ही फील्ड है जो कि हमारी अर्थ को बचाती है फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल्स जो कि सोलर रेस के थ्रू या कॉस्मिक रेस के थ्रू हमारे अर्थ के अराउंड आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए। अगर ये फील्ड नहीं हो तो सोलर विंड्स क्या कर सकती है, इट कैन ऑल्टर द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो अंदर पेनिट्रेट कर सकती है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं कंडीशंस। ठीक है, तो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो फील्ड होती है ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस जियोटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है। देखिए सन के थ्रू ऐसे आ रही हैं, ये जो रेज आ रही हैं ऐसे आ रही हैं। ठीक है, ये हम सोलर रेज देख रहे हैं या चार्ज पार्टिकल्स को देख रहे हैं जिनको हम प्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से डेविएट कर जाती हैं ड्यू टू दीज जियोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड दी अर्थ। ठीक है, तो ये जो जियोमैग्नेटिक फील्ड है अराउंड दी अर्थ, इसकी वजह से जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा बच जाता है सन की रेस से, चार्ज पार्टिकल्स थे। बट ये जो फिनोमिना होता है इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो ये वाला साइड है जो सन के साइड है, ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है सन के साइड वाली वो कंप्रेस हो जाती है, छोटी हो जाती है, वेयर एज जो सेकंड वाली है इस साइड वाली है वो ऐसे लंबी बन जाती है। ठीक है, इट इलैंगुएट्स, और वो इलैंगुएट हो जाती है तो वो मून को भी सरपास कर जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये जो आपको एलोंगेशन दिख रहा है यहाँ पर ये कंप्रेस्ड है, यहाँ पर ये एलोंगेटेड है, इसको हम कहते हैं जियोटेल। ओके, तो ये जो फिनोमिना देखने को मिलता है दिस इज जियोटेल। हमारा जो चंद्रयान 2 है वो आपको पता है मून के पास गया था। जब हमारा चंद्रयान 2 मून के अराउंड ऑर्बिट कर रहा था, दैट टाइम पर उसने इसी एरिया में देखा कि मून के आसपास चार्ज पार्टिकल्स हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी है समझना कि जियोटेल क्या है और चार्ज पार्टिकल्स मिले हैं तो इससे हमें क्या क्या नई चीजें सीखने को मिल सकती हैं। Okay, the detection of these charged particles on the surface of the moon can help understand the complex interaction of these particles with the magnetic field. ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनका इंटरेक्शन कैसे होता है। ये हेल्प करेगा समझने में टू मेजर द फ्लक्सेस की कैसे फ्लो आउट करती है एनर्जी स्पेक्ट्रा कैसे वर्क करता है, चार्ज टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बॉम्बार्डेड द लूनर सर्फेस,
ठीक है, तो इससे हम समझ पाएंगे कि लूनर सरफेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, चार्ज पार्टिकल्स वहां प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन विद द सोलर सरफेस, इन सबको हम स्टडी कर पाएंगे। द जियोटेल रीजन एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ। हमने अभी देखा कि कैसे जो इंटरेक्शन होता है वो कॉज करता है एक टेल लाइक एक सिचुएशन फॉर्म कर देता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। द सन एमिट द सोलर विंड which is continuous stream of charged particles. These particles are embedded in extended magnetic field of the sun. Since the earth has magnetic field, it obstruct the solar wind plasma. तो आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने डायग्राम के थ्रू समझा, इसी को वर्ड्स में यहाँ पर लिखा गया है। आप इसको फिर से समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर से पीछे जाकर देख सकते हैं कि कैसे पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। This interaction result in the formation of magnetic envelope around the earth. ठीक है, on the earth side facing the sun, the envelope is compressed. हमने देखा था कि कैसे ये जो अर्थ है इसके यहाँ साइड वाला compressed था, whereas यहाँ वाला बहुत ज्यादा elongated था। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं जियोटेल। Once every 29 days, the moon traverses the geotail for about 6 days. ठीक है, तो 6 days के लिए जियोटेल के अंदर रहता है मून, whereas हर 29 days में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। The geotail region allow the best scientific observations. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं और चार्ज पार्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं क्लास के बारे में, दैट इज चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये मैप कर सके अबंडेंस ऑफ मेजर रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट ऑन द लूनार सरफेस, जो कि यूज करते हैं टेक्निक ऑफ एक्सरे फ्लोरेसेंस ड्यूरिंग सोलर फ्लेयर इवेंट। ठीक है, उस टाइम पर क्या देखने को मिलता है कि रॉक फॉर्म्स हो रहे हैं। The solar flare provide a rich source of X-ray to illuminate the surface. ठीक है, illuminate कर देता है surface को। Secondary X-ray emission resulting from this can be detected by class to directly detect the presence of key element. ठीक है, कुछ key element को भी detect करने में मदद करेगा class, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है, कि ये सब present है कि नहीं लूनर सरफेस के ऊपर। Let's move on to the next topic, that is दोनीमलाई। दोनीमलाई आयरन माइनिंग। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MMDC is set to restart mining at दोनीमलाई in मलारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर है, आप चीज याद रखना। दोनीमलाई mining area जो है it is present in Karnataka. The iron ore supply is bound to increase and bring down prices, particularly कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, प्राइसेस हमें कम होते हुए नजर आएंगे। When many sponge, iron and pellet manufacturers in the state have shut operations due to rise in cost and weak demand. ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा देखने को मिलेगा, एक बूस्ट देखने को मिलेगा। Let's move on to the next topic, that is National Nutrition Survey. First ever comprehensive National Nutrition Survey को conduct किया गया by Ministry of Health and Family Welfare and UNICEF to measure the level of malnutrition in India, कि इंडिया के अंदर कितना ज्यादा malnutrition है। Comprehensive National Nutrition Survey largest micronutrient survey है। ठीक है, implemented globally to assess nutrient deficiency among children for the first time in India. ओके, तो ये एक बहुत ही बड़ा लेवल पर एक सर्वे हुआ और इसने बताया कि इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हैं, माल न्यूट्रिशन हैं, और कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि पॉवर्टी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। ये आप देखिए इमेज, इस इमेज के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे। फूड फॉर थॉट, diseases and deficiencies in Indian children sharply differ depending on their location of residence, कि आप कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, इस पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे रिलीज्ड ऑन मंडे। ठीक है, तो हमें कब देखने को मिला, अक्टूबर में देखने को मिला, अक्टूबर 2019 में। उसने बताया कि प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन डिफर अकॉर्डिंग टू द रूरल अर्बन डिवाइड। ठीक है, रूरल अर्बन डिवाइड की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। अगर आप रूरल चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करें, अर्बन चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करें, तो काफ़ी चीज़ें समझ आ पाएंगी। ब्रेस्ट फेड अप टू 1 ईयर 85% बच्चे ब्रेस्ट फेड होते हैं, वेरएज 76% अर्बन एरिया में होते हैं। चिल्ड्रन हैड फ्रीक्वेंट मील्स 44% रूरल एरियाज में, 37% अर्बन एरियाज में। विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है अर्बन चिल्ड्रन।
ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी का भी यही हाल है, ठीक है। वेयर एज जिंक डेफिशिएंसी इस सीन की ज्यादा देखने को मिलती है रूरल चिल्ड्रन में। ओके, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो कि 5 to 9 ईयर्स के बच्चों में देखने को मिलता है, इट इज मच मोर इन रूरल चिल्ड्रन एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। ये डाटा आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि रूरल अर्बन डिवाइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है बच्चों की हेल्थ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है दैट इफ़ यू आर लिविंग इन अ वेरी अर्बनाइज्ड प्लेस इट मीन्स दैट यू आर लिविंग इन अ वेरी गुड कंडीशन, आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। आजकल कोई भी ऐसी चीज़ का भरोसा नहीं है, ठीक है। इट ट्रूली डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग, इट ट्रूली डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग की अगर हम बात करें, 83% ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 12 and 15 month continue to be breastfed in the country। तो ये चीज़ अच्छी बात है। The higher proportion of children 12 to 15 month residing in rural areas are breastfed, ठीक है। एंड इसके कंपेयर में अगर हम अर्बन एरियाज को देखें तो ओनली 76%। ब्रेस्ट फीडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाउस होल्ड वेल्थ, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि अगर वेल्थ ज़्यादा है तो ब्रेस्ट फीडिंग कम देखने को मिल रही है। वेरेज अगर ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा है तो देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर जो हाउस होल्ड वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पीपल आर लिविंग इन रूरल एरियाज। द रूरल चिल्ड्रन रिसीव मील्स मोर फ्रीक्वेंटली, उन्हें ज़्यादा मील्स देखने को मिलती हैं एज कम्पेयर टू द अर्बन चिल्ड्रन। हायर प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन रिसाइडिंग इन अर्बन एरिया अराउंड 27% को फेड किया जाता है एडिक्वेटली डाइवर्स डाइट, वेराज रूरल एरियाज में ऐसा नहीं है, बच्चे माल न्यूट्रिशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आयरन डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज में 40.6% है, ओके, एंड रूरल एरियाज में आपको 29% मिल जाएगी। तो मतलब बच्चों में जो डेफिशिएंसी है आयरन की, दैट इज मोर इन अर्बन एरियाज। विटामिन डी डेफिशिएंसी की भी ऐसा ही है कि अर्बन एरियाज में 19% है, वेराज रूरल एरियाज में 12% है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक गैप है। जिंक डेफिशिएंसी भी कुछ ऐसा ही है कि अमंग चिल्ड्रन एज 1 to 4 जिंक डेफिशिएंसी इज मोर इन रूरल एरियाज। यहाँ पर थोड़ा सिनेरियो अलग है, जिंक डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है रूरल एरियाज में एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज। ओबेसिटी की अगर हम बात करें 14.5% इन द एज ऑफ 5 to 9 ईयर इन अर्बन एरियाज हैव हायर सबस्कैपुलर स्किन फोल्ड थिकनेस, ठीक है, कि वो ओबीस होते हैं, उनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है, 14.5% विच इज़ वेरी गुड। वेर एज रूरल एरियाज में 5.3% है, वहाँ पर तो लोगों को खाने की कमी है, वहाँ पर माल न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों ही एडवर्स सिचुएशन है, दोनों ही बहुत ज़्यादा बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं। ओके, और स्टंटिंग की अगर हम बात करें, ओवरऑल 35% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एज 0 to 4 ईयर आर स्टंटेड। स्टंटिंग का मतलब हाइट फॉर एज। ओके, रूरल एरियाज विटनेस अ हायर प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटिंग, वहाँ पे स्टंटिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज, ठीक है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आपको हाई स्टंटिंग देखने को मिल जाएगी। लोएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटिंग देखने को मिलेगी गोवा एंड जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की बात करें तो रूरल एरियाज में वो बहुत ज़्यादा है, इट इज़ अराउंड 35%, एंड अर्बन एरियाज में इट इज़ अराउंड 23%। ओके, and considering the overall scenario, the rural parts of the country face a higher percentage of children suffering from underweight, stunting, wasting, ठीक है। ज़्यादातर ये जो परेशानियाँ होती हैं वो रूरल बच्चों में देखने को मिलती हैं as compared to the urban। The survey also revealed that Indian children are facing double burden of malnutrition, डबल बर्डन देखने को मिल रहा है, एंड राइजिंग रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, हाइपरटेंशन, ये सब कहाँ देखने को मिलते हैं? ज़्यादातर अर्बन एरियाज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बीमारियाँ चाहे रूरल एरियाज की हों, अर्बन एरियाज की हों, ठीक है, बीमारी तो बीमारी है, दोनों ही बीमारियों को कंसिडर करना चाहिए, दोनों ही बीमारियों के लिए वर्क करना चाहिए। माल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो बैड, वेयर एज ओबेसिटी इज वर्स देन दैट। ओके, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हिंद कुश हिमालयन रीजन। ये रीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप के थ्रू समझेंगे कि ये रीजन हमें कहाँ मिल जाता है। और अब बात करते हैं कि हम इसको क्यों डिस्कशन में ले रहे हैं। IMD, दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ने सोचा है दैट दे विल कोलैबोरेट विद मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं, ठीक है, उनके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे जिससे प्रोवाइड कर सके क्लाइमेट फोरकास्ट सर्विसेज टू द कंट्रीज इन द हिंदू कुश हिमालयन रीजन, ठीक है। सबसे पहले समझिए ये हिंदू कुश हिमालयन रीजन क्या है। ये जो आप डार्क ग्रीन में देख रहे हैं, ठीक है,
पाकिस्तान कवर करता है, बांग्लादेश कवर करता है, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है चाइना भी कवर करता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हिंदू कुश रीजन। तो यहाँ पर ये फैसिलिटीज प्रोवाइड हो पाए, क्लाइमेट फोरकास्ट की सर्विसेज प्रोवाइड हो पाए, इसके बारे में बात करी जा रही है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किया कि रीजनल क्लाइमेट सेंटर इन इस्लामाबाद, दिल्ली एंड बीजिंग को एस्टैब्लिश करना चाहिए। ये प्रोवाइड करेंगे फोरकास्टिंग सर्विसेज एंड क्लाइमेट एनालिसिस, ठीक है, एंड शेयरिंग ऑफ डेटा होगा, जिससे हम कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दे पाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दे पाए। ये आप देख सकते हैं हिंदू कुश रीजन कहाँ पर, किन किन कंट्रीज को ये कवर करता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, एज वेल एज इंडिया, इंडिया का नाम यहाँ पर नहीं है, ठीक है, बट इंडिया ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। It traverses about 5 million square kilometer and hosts a large and culturally diverse population, ठीक है, काफी डाइवर्स पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। इट इज कंसिडर्ड द थर्ड पोल आफ्टर नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। हम इसको थर्ड पोल मानते हैं एंड इसकी जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कंटेन्स वास्ट क्रायोस्फेरिक जोन्स, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्रायोस्फेरिक जोन देखने को मिल जाएंगे, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोर ऑफ स्नो एंड आइस आउटसाइड द पोलर रीजन माने जाते हैं। रिसेंट रिपोर्ट बाय इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने हाईलाइट किया थ्रेट्स टू हिंदू कुश रीजन फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, ये जो आइस है ये मेल्ट होने लग जाएंगी, सी लेवल बढ़ने लग जाएगा, यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लग जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रजाति रहती है वो भी धीरे धीरे एक्सटेंड होने लग जाएंगी, क्योंकि हर प्रजाति के लिए जरूरी नहीं है कि वो इन चीज़ों को रेजिस्ट कर पाए। तो ये जो रिपोर्ट थी उसने यही सब चीज़ें को हाईलाइट किया। फ्लड्स वुड बिकम मोर फ्रिक्वेंट, ठीक है, फ्लड्स आ सकती हैं। इंडस, गंगस एंड ब्रह्मपुत्र रीजन बेसिन यही लाया करता है, क्योंकि तो यहाँ पे हमें एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन भी देखने को मिल सकती है। ऑल्सो सेवेरिटी ऑफ फ्लड्स इज एक्सपेक्टेड कि डबल हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ जाए। अब बात करते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। प्रिंसिपल एजेंसी है जो कि वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फॉरकास्ट एंड सिस्मोलॉजी। न्यूज़पेपर में आपने कई बार पढ़ा होगा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बता दिया है, ठीक है। ये जो वेदर फॉरकास्ट आते हैं कि अभी इस पूरे हफ्ते हमें बारिश देखने को मिलेगी, ये सब कौन बताता है, ये IMD ही बताती। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर एंड इट is also one of the 6 regional specialized meteorological center of the World Meteorological Organizations, ठीक है। It also has the responsibility for forecasting, naming, distribution, warning of tropical cyclones, ठीक है। इन सब के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, ओके, क्योंकि ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विद अ मेंबरशिप ऑफ 193 मेंबर स्टेट एंड टेरिटरी, ओके। इसको स्टैब्लिश किया गया था 23 मार्च 1950 को एंड ये स्पेशलाइज एजेंसी बन गई ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर मेट्रोलॉजी, यानी वेदर एंड क्लाइमेट की जो चीज़ें होती हैं उनका फोरकास्ट देखना, उनके बारे में प्रिडिक्ट करना, ये वो काम करती है। ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोफिजिकल साइंसेस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इट इज़ इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ये चीज़ याद रखना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि साइक्लोन्स का नेम भी करती है, नेमिंग करती है। हमने पीछे बात करी थी ना कि ये जो निसर्ग आ रहा है या फिर इससे पहले अम्फन आया था, इनकी नेमिंग कौन करता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ही करते हैं, चांस बाय चांस करते हैं, ओके। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। Now let's talk about the next topic, that is Saturn, planet with the most moons. इससे पहले सबसे ज्यादा मून किसके पास थे, नीचे लिख के बताइएगा, और कितने थे ये भी लिख के बताइएगा, ठीक है। आपको एक हिंट दे देती हूँ कि वो एक काफी जायंट प्लैनेट है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि रिसेंटली डिस्कवरी ऑफ 20 न्यू मून्स, 20 न्यू मून एड ऑन करे गए सैटर्न के अंदर, जो कि सैटर्न के हैं, ठीक है। अब सैटर्न के पास हो गया 82 अगेंस्ट 79 मून्स ऑफ जुपिटर। ये यहीं पे ही बता दिया, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा पर इन्होंने पहले ही बता दिया कि जुपिटर के पास पहले 79 थे, विच इज द सेकेंड मोस्ट हाइएस्ट मून्स, ठीक है। किसके पास है, जुपिटर के पास है। द डिस्कवर्ड मून्स ऑफ प्लैनेट सैटर्न
may have once comprised a larger moon, कि पहले बहुत larger moon होगा सैटर्न के पास, बट धीरे धीरे टाइम के साथ वो ब्रोक हो गए और वो बहुत सारे moons में डेवलप कर गए. The newly developed moons are able to continue orbiting Saturn. Saturn को ये orbit कर रहे हैं after their parent moon broke apart, indicate that these collision occur after the planet formation processes was mostly complete. जब planet बन गया था उसके बाद ही इनका जो ब्रेकेज है वो देखने को मिला और ये सेवरल मून्स में कन्वर्ट हो गए. These moons are remnant of the objects that help for planet formation. इन्होंने हेल्प किया है सैटर्न को फॉर्म करने में. Also studying the orbits of these moons can reveal their origins. हमें पता चल सकता है कि ये कैसे फॉर्म हुए, इंफॉर्मेशन पता चल सकती है. ठीक है, तो एक चीज आप याद रखना कि अगर कोई भी चीज आ रही है, कोई भी चीज न्यूज में है, तो उसके पीछे का रीजन यही है कि ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है. ह्यूमंस वांट टू नो कि कोई चीज अगर प्रेजेंट है इस यूनिवर्स में, ठीक है, या अर्थ पर कोई चीज प्रेजेंट है, तो उसका फॉर्मेशन कैसा हुआ. हमारी जो ईगरनेस है वो ही हमें आगे बढ़ाती है कि हम ये नई नई चीजें लेकर आए. ओके, द रिसर्च रिलेटेड न्यू मून्स ऑफ द प्लैनेट सैटर्न हैव बीन रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियंस माइनर प्लैनेट सेंटर. Now let's talk about the Green Wall of India. The center is mulling an ambitious plan to create 1,400 km long, 5 km wide green belt from Gujarat to Delhi Haryana border. तो गुजरात यानी आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, उससे सेंट्रल पार्ट यानी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, ठीक है, ये जो आ जाते हैं, यहाँ पर एक ग्रीन बेल्ट बनाने की बात करी जा रही है, विच कैन बी वेरी गुड फॉर इंडिया. ठीक है, इट इज इंस्पायर्ड बाय अफ्रीकाज ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट. ठीक है, तो इससे हमें बहुत सारा फायदा देखने को मिलेगा. ये जो ऑब्जेक्टिव है ये एड्रेस करेगा द राइजिंग रेट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ थार डेजर्ट, कि थार डेजर्ट बढ़ रहा है, ये नहीं हो. ठीक है, इसलिए देखा जाएगा कि जो लैंड डिग्रेडेशन है वो भी नहीं हो और एक अच्छा ग्रीन वॉल बनाया जाए, एक अच्छी ग्रीनरी बनाई जाए. द ग्रीन बेल्ट बीइंग प्लान्ड फ्रॉम पोरबंदर टू पानीपत विल हेल्प इन रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड. वहाँ पे एफ्रॉस्टेशन होगा. अरावली हिल का रेंज का जो एरिया है वहाँ पर पेड़ उगाए जाएंगे, उनकी केयर रखी जाएगी. इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर फॉर डस्ट कमिंग फ्रॉम द डेजर्ट. ठीक है, जो डेजर्ट से डस्ट आ जाती है वो ज़्यादा अंदर जो स्टेट्स हैं उन तक नहीं जा पाए. ठीक है, इसके बारे में बात करी जा रही है कि ये हेल्प करने वाला है. द अरावली हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द की डिग्रेडेड जोन्स. ठीक है, हमारी जो अरावलीज हैं वो सबसे ज्यादा डिग्रेडेड मानी जा रही हैं. ठीक है, इंडियाज टारगेट टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ इट्स लैंड, हमारा ये टारगेट होने वाला है इसमें. तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. 2016 में रिपोर्ट आई थी बाय इसरो जिसने इंडिकेट किया कि दिल्ली, गुजरात, राजस्थान had already degraded over 50% of their land. तो ये बहुत ही डेंजरस चीज है. ये आप देख सकते हैं रफ कंटूर ऑफ प्रपोज्ड 1400 किलोमीटर ग्रीन वॉल, ऐसे कुछ जाने वाली है ग्रीन वॉल. दिल्ली हरियाणा यहाँ पर ये टच करेगी. जिस अफ्रीकन बॉर्डर पर हम इसको बनाने की सोच रहे हैं वो अभी तक सिर्फ 15% बना है. ठीक है, 2019 का ये आर्टिकल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो 2019 तक 15% ही वो कंप्लीट हुआ था. वंस फुल्ली कंप्लीटेड द वॉल विल बी लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लैनेट. ठीक है, 8000 किलोमीटर का वो बना रहे हैं. हम तो खैर बहुत छोटा बना रहे हैं, बट ये अच्छा है कि हम अपने प्रकृति को वापस से रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्रीनरी को बढ़ा सकें. अफ्रीकन कंट्रीज ड्यूरिंग UNCCC डे COP14 sought global support in terms of finance to make wall a really in the continent Sahel region by 2030. तो उनको काफ़ी सपोर्ट मिला है फर्दर कंट्री से. Sahel is a semi-arid region जहाँ पर ये बना रहे हैं. ठीक है, of western and north central Africa extended from Senegal eastward to Sudan. ये आप देख सकते हैं जो अफ्रीका में है वो कुछ ऐसे बनने वाला है. ये 4000 किलोमीटर की बेल्ट है. ठीक है, ये फॉर्म करती है एक ट्रांजिशनल जोन बिटवीन एरिड सहारा टू द नॉर्थ एंड बेल्ट ऑफ ह्यूमिड सवानास टू द साउथ. अब बात करते हैं अरावली माउंटेन रेंज के बारे में. अरावली हमारी ओल्डेस्ट फाउंटेन ऑन अर्थ है, ये चीज हमको मालूम है. एंड इट स्पैन्स ओवर 800 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली. ठीक है, तो इसमें जो है काफी सारा अरावली रेंज का जो एरिया है वो कवर होने वाला है. द हाईएस्ट पीक इन अरावली इज गुरु पीक ऑन माउंट आबू. ओके, इन्फ्लुएंस अगर हम क्लाइमेट का बात करें तो अरावली हैव बीन इम्पैक्टेड सीवियरली. यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिला है.
अब कंसर्न यही है कि जो अरावली रेंज है विच सेपरेट वेस्टर्न इंडिया थार डेजर्ट, यहाँ पर जो हमें थार डेजर्ट देखने को मिलता है फ्रॉम रिलेटिवली ग्रीन प्लेन्स टू द ईस्ट हैज लॉट सो मच ग्रीन कवर that is losing its ability to act as a natural barrier against the heat and dust that blow in from the west. ठीक है, तो ये माना जा रहा है, कंसर्न माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो, जो हमारे इंडिया का जो थार डेजर्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो. द थार डेजर्ट एक्सपेंशन कुड थ्रेटन द ग्रैनरी ऑफ इंडिया. इंडिया की जो फर्टाइल लैंड है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो सकती है, ख़राब हो सकती है अगर वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी इवेंचुअली. ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न जताया जा रहा है. अनऑथराइज्ड माइनिंग फॉर मिनरल एंड बिल्डिंग मटीरियल हैज़ वैनिश्ड सम हिल्स इन द रीजन. कि ये जो माइनिंग की जो टेक्निक होती है उसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा लैंड जो होता है वो ख़राब हो जाता है, वो इरिगेटेबल नहीं रहता है या फिर उसमें हम कोई खेती नहीं कर सकते, ऐसा बन जाता है. अब बात करते हैं हमारे थार डेजर्ट के बारे में. द थार डेजर्ट ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ लाई करता है? वेस्टर्न मार्जिन में लाई करता है ऑफ अरावली हिल्स. इट इज अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स. आपको यहाँ पर सैंड ड्यून्स मिल जाएंगे जिनको हम क्या कहते हैं? बार्चन्स कहते हैं. ठीक है, क्रेसेंट शेप सैंड ड्यून फॉर्म करते हैं, ये कुछ ऐसे टाइप के फॉर्म करते हैं. ऑलवेज फेसिंग द विंड, जो कि विंड को फेस करते हैं. ठीक है, एंड अ स्टेडी विंड फ्रॉम वन डायरेक्शन इज ऑल्सो नीडेड इसके फॉर्मेशन के लिए. बिलो 150 mm पर ईयर यहाँ पर हमें रेनफॉल देखने को मिलती है. एरिड क्लाइमेट है, लो वेजिटेशन कवर है. लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन द रीजन. ठीक है, लूनी इकलौती रिवर है यहाँ पर जो हमें देखने को मिलती है. यहाँ पर आपको पेड़ पौधे भी कैसे मिलेंगे? जैसे कैक्टस, जिनकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड वो हार्श कंडीशंस में भी रह सकते हैं. This was all for this video. I really hope you enjoyed it. नीचे आपको मिल जाएगा थम्स अप का बटन, उसको ब्लू कर जरूर जाना. यू हैव कमेंट सेक्शन जहां पर आप सजेशंस लिख सकते हैं कि आपको किन किन टॉपिक्स पर वीडियो की रिक्वायरमेंट है या फिर आप कौन सा नया कोर्स चाहते हैं कि हमारे चैनल आपके लिए लेकर आए. हमारा चैनल आपके लिए बहुत सारी जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी रन कर रहा है. आपने देखा होगा कि कल से ही न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, तो उसको जरूर फॉलो करिए. गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर एक कोर्स चल रहा है. पॉलिटी के कोर्सेज हैं, ये यूपीएससी प्रीलिम्स एनरिचमेंट कोर्स है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है. तो इतने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हम आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सके. और एक और चीज है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, so this channel will help you to ace the examination. ठीक है, so this was all for this video. ऐसे ही आप हमारे साथ सीखते रहिए. Thank you very much.